बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एमपी बोर्ड कक्षा 10 विषय विज्ञान। जी हाँ, विषय विज्ञान का प्रश्न बैंक का हम हल लेके आए हैं आज। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 विज्ञान का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण, अब दर्पण कैसा होता है पहले हमको ये समझना है। देखो बच्चों, दर्पण का मतलब ये होता है कि एक कांच, हमने क्या ले लिया, कांच ले लिया, और उसकी एक सतह पर क्या कर दें हम, पॉलिश कर दें। जब पॉलिश कर देते हैं तो और एक सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। तो इसमें क्या है, जो प्रकाश किरण पड़ती है वो क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो आकृति होती है उसे क्या बोला जाता है, दर्पण बोला जाता है। क्लियर। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण क्या होता है ये समझ लेते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, जो बिल्कुल एकदम सीधा बनता है, एकदम कैसा बनता है, सीधा। इस तरीके का जो दर्पण बनता है वो समतल दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण वो होता है जो गोले से काट के बनता है। गोला मतलब इस तरीके से एक गोला होता है। ठीक है, अब जो गोले को हम काट देंगे बीच में से तो कैसी आकृति मिलेगी, तो सिंपल सी हमको ऐसी आकृति मिलेगी, मिलेगी कि नहीं। अगर हम दो हिस्सों में बांट देंगे ऐसी आकृति मिलेगी, और इसकी एक सतह पर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। जब इसकी एक सतह पॉलिश कर देंगे तो इसकी दूसरी सतह से क्या होगा, परावर्तन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि गोलीय दर्पण हम किसको बोलेंगे, तो इसका उत्तर ये है कि गोलीय दर्पण क्या है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय हो। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ में आ गई बात। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय। देखो ये वाला जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, इसका हिस्सा कैसा है, गोलीय है कि नहीं, इसका तो नहीं है, इसका तो सीधा सीधा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। समझ में आ गया आपको, नोट कर लोगे। ठीक है, और हम इसका आंसर और समझते हैं। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण आपको याद रखना है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला है यहाँ पे अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो याद हो जाएगा क्वेश्चन, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट हीरे का अपवर्तनांक कितना है, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या तात्पर्य, यानी कि अगर हीरे का अपवर्तनांक हमने बोला है कि इसका अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है, इसका मतलब क्या है। तो देखो अगर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अभिप्राय यह है कि क्या है, इसका मतलब है वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, और हीरे में प्रकाश की चाल। किसमें, वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 2.42। क्लियर, आपको ये बात समझनी है। ठीक है, हीरे के अपवर्तनांक का मतलब समझ में आ गया। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का मतलब है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे के अंदर प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो कितना है, 2:42 है। याद हो जाएगा क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है क्या, कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है, बताइए। अपना रास्ता, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। यानी कि कोई भी प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। माध्यम का मतलब समझ लो, जैसे यहाँ पे हम अभी कहाँ हैं, वायु में हैं। अगर हम पानी में कूद गए तो हमने क्या है, माध्यम चेंज कर लिया। पहले हम कहाँ थे, वायु में थे, अब किस में आ गए, जल में आ गए। ठीक है, माध्यम का मतलब ये होता है। क्लियर, तो ऐसा क्यों होता है कि माध्यम से, तो इसका उत्तर है क्या, इसका उत्तर है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्लियर, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोला जाता है, इस घटना को क्या बोला जाता है, अपवर्तन बोला जाता है। क्लियर, याद हो जाएगा। क्या है
जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, कितने माध्यम से, एक माध्यम, यानी कि कोई एक माध्यम है और इस माध्यम से कौन से माध्यम में जाए, दूसरे माध्यम में जाए, तो क्या हो जाती है, प्रकाश किरण क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश किरण से इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। क्लियर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रकाश किरण के माध्यम बदलने से उसके वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाता है, प्रकाश किरण जब माध्यम बदलती है तो उसके वेग में क्या हो जाता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वह अपना पथ क्या कर लेती है, मोड़ लेती है। क्लियर, तो क्या है, कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे। यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका मार्ग थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मार्ग क्या हो जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब ये क्यों होता है, तो आपको लिखना है प्रकाश किरण एक माध्यम बदलने से उसके वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसका वेग चेंज हो जाता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसके कारण वो अपना पथ क्या कर लेती है, मोड़ लेती है। क्लियर, याद हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हम पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। ठीक है, तो क्या है, देखिए प्रकाश का परावर्तन हकीकत में है क्या, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से, किससे, किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, किस माध्यम में, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कांच। ठीक है, हम कांच को क्या करते हैं, प्रकाश के, सूर्य, जब मान लो सूर्य की रोशनी आ रही है, हम सूर्य की रोशनी की साइड कांच को करेंगे तो क्या होता है, फोकस पड़ता है कि नहीं दूसरी जगह, यानी प्रकाश क्या हो जाता है, हमारे कांच से टकराता है और फिर उसी दिशा में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो ये जो घटना कहलाती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखो आप, इस डायग्राम में देखिए, ये जो प्रकाश किरण आ रही है, ये जो प्रकाश किरण आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और ये यहाँ पे टकराई, ये शीशा है, ठीक है, ये क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है, इससे टकराई और सीधी क्या हो गई, इस माध्यम में लौट गई। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ये जो घटना है ये क्या क्या कहलाती है, इसी को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, याद हो जाएगा कि जब प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको जो पॉइंट है, वो जो प्रकाश किरण आती है उसको क्या बोला जाता है, उसको आपतित किरण बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है, जो प्रकाश किरण आती है उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण जाएगी उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यानी टकराने के बाद जो प्रकाश किरण जाएगी उसे क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। याद हो जाएगा, ये तो हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद जो बिंदु, जो कॉमन बिंदु होता है, ये जो सीधी लाइन है, ठीक है, ये जो सीधी लाइन है इसको बोला जाता है अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो सीधी लाइन खींची हुई है ना, ये इस लाइन को बोला जाता है अभिलंब। ठीक है, डैश डैश करके जो लाइन खींची है। और आपतन बिंदु कौन सा होता है, जहां आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपतन बिंदु। याद रखना, याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो प्रकाश किरण किसी एक चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में जब लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये आपतन कोण होता है और ये क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके नियम, परावर्तन के नियम क्या है। देखो परावर्तन के दो नियम हैं, आपको दोनों याद करने हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, और क्या, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों का नाम याद रखोगे, क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहाँ पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। कौन कौन सा कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट है। तो दोनों नियम याद हो जाएंगे। पहला क्या है,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण है ये कौन सी किरण है? देखो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों कहाँ पर हैं? एक ही बिंदु पर हैं कि नहीं, एक ही तल में है कि नहीं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये आपतन कोण है ये वाला, ये कोण कौन सा है? देखिए ये वाला, ये जो कोण है ये आपतन कोण है आई, और ये कौन सा है? परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपको याद रखना है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, तो याद रखना है। तो ये था परावर्तन का नियम। क्लियर, याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन प्रश्न बैंक के हैं, तो सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है स्नेल का नियम लिखिए और चित्र सहित व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है? स्नेल का नियम लिखना है और चित्र सहित उसकी। अब देखिए स्नेल का नियम क्या है। स्नेल के नियम को हम समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको अपवर्तन की घटना समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम को पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इस स्नेल के नियम के बारे में। देखो अपवर्तन की घटना क्या होती है, जैसे हम देख रहे हैं ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या है? देखो ये तो वायु माध्यम है कि नहीं, और ये कौन सा है? कांच माध्यम है। प्रकाश किरण यहाँ से आई है, कहाँ से आई है? देखिए ये प्रकाश किरण आई है, ठीक है, और ये दूसरे माध्यम में क्या है? पहुँच गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया? माध्यम चेंज हो गया। ठीक है, वायु में थी, प्रकाश किरण किस में आ गई? कांच में आ गई। और जब कांच में आती है तो इसके मार्ग में थोड़ा सा क्या हो जाता है? विचलन हो जाता है, यानी कि मार्ग थोड़ा सा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, मार्ग क्या हो जाता है? थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जब मार्ग चेंज हो जाता है तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। पहली बात क्लियर होगी। ठीक है, जब प्रकाश किरण मार्ग चेंज करती है, प्रकाश किरण क्या करती है? माध्यम चेंज करती है। प्रकाश किरण क्या करती है? जब माध्यम चेंज करती है तो क्या हो जाता है? उसके मार्ग थोड़ा सा विचलित हो जाता है। क्लियर, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। क्या है स्नेल का नियम? स्नेल का नियम है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इसका मतलब क्या है? अर्थात अपवर्तन की घटना में। किसमें? इस घटना को क्या है? अपवर्तन की घटना में। तो क्या होता है? तो आपको याद रखना है, तो आपतन कोण की ज्या, किसकी ज्या? आपतन कोण की ज्या और कौन सी? अपवर्तन कोण की ज्या। ध्यान रखना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है स्नेल के नियम के लिए। क्या रखना है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, किससे? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, किसमें? दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को क्या नाम दिया गया है? स्नेल का नियम दिया गया है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को क्या है स्नेल का नियम? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, तो हम ये तो समझ ही गए हैं कि स्नेल का नियम। देखो क्या है स्नेल का नियम, आपको तो दिमाग में ये रखना है कि आपतन कोण की ज्या, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। और इस नियतांक को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यही क्या है? स्नेल का नियम है। ठीक है, याद हो जाएगा क्या है? आपतन कोण की ज्या का अनुपात और आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी को क्या नाम दिया गया है? स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, क्या देखें कि यदि आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या है? क्या हो? आई, और अपवर्तन कोण हो आर। ठीक है, और नियतांक यानी कि अपवर्तनांक क्या हो? म्यू हो, तो स्नेल का नियम क्या बनेगा? तो स्नेल के नियम से आपको याद रखना है म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, याद कर लोगे। और ये इसका डायग्राम। क्लियर, समझ में आ गया आपको क्या है स्नेल का नियम?
ठीक है, तो अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतन कोण की ज्या का अनुपात और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R और नियतांक म्यू हो तो स्नेल का नियम क्या होगा, म्यू बराबर साइन A अपॉन में साइन R। और ये है यहाँ पे डायग्राम में इसका। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये आपको नोट करना है। माध्यम भी आपको देखना है, माध्यम क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्नेल का नियम है, आप इसको लिख लीजिए। बड़े आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बिंब के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, जो समतल दर्पण पे जो बिंब वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसकी 4 विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है, प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार का बनता है। पहली बात आपको याद रखनी है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है, वस्तु अगर 10 सेंटीमीटर की है तो उसमें प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, 10 सेंटीमीटर का बनेगा। वस्तु अगर 1 मीटर की है तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, 1 मीटर का ही बनेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब की पार्श्व परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट। और चौथा, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होता है उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही बनता है। ठीक है, अगर 10 मीटर दूरी पर है वस्तु तो प्रतिबिंब भी कितनी मीटर पर, 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। याद हो जाएंगे सभी पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल है इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करना है इसमें, ठीक है, याद रखिए क्या ज्ञात करना है हमको इसमें, अवतल लेंस की क्षमता। तो आपको अवतल लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें दिया क्या है, इसमें फोकस दूरी दी है। क्या दिया, फोकस दूरी, हमको फोकस दूरी दी है इसमें 2 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और आपको फॉर्मूला याद रखना है किसका, आपको फॉर्मूला याद रखना है लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो आप याद रखना लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है 1/4 फोकस दूरी। ठीक है, ये याद रखना है, P बराबर 1/2 फोकस दूरी की वैल्यू रखी, तो ये आंसर आ गया। क्लियर। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।